तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रूबी अपने दोनों दोस्तों को एक मैगजीन दिखाते हुए बोल रही होती है कि आज इस मैगजीन में उसके बीकामोची ग्रुप की फोटो छपी है। पर यह देखकर उन दोनों लड़कियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस होती है और दूसरी बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉडल। और अब वह दोनों वहाँ पर रूबी को इग्नोर करते हुए आपस में ही बात करने लगते हैं, जो देखकर रूबी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब दिखाया जाता है कि रूबी घर पहुंचते ही मियो से बोलने लगती है कि वह दोबारा से यहाँ पर एक कॉन्सर्ट करना चाहती है, क्योंकि उसे यहाँ पर जल्द से जल्द फेमस होना है और वह भी यहाँ पर जल्द से जल्द फेमस होकर अपने दोस्तों के लेवल तक पहुँचना चाहती है। तभी मीमो बीच में आते हुए बोलती है, रूबी अगर तुम यहाँ पर जल्द से जल्द फेमस होना चाहती हो तो फिर क्यों ना हम अपने यूट्यूब चैनल के साथ पियोन के साथ कोलैब करके एक वीडियो बनाए, जिससे हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, क्योंकि पियोन के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइबर्स हैं। यह सुनते ही रूबी वहाँ पर गुस्सा होते हुए बोलने लगती है, वह यहाँ पर स्टेज पर परफॉर्म करके अपने कई और सारे फैंस बनाना चाहती है। तभी मियाको बोलती है, अभी के टाइम पर आरिमा अपने शूटिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो जब तक वह फ्री नहीं हो जाती है तब तक वह लोग कॉन्सर्ट के बारे में कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पर आरिमा भी आ जाती है, जिसे देखते ही मीमो बोलती है, आज तुम काफ़ी जल्दी यहाँ पर आ गई, तो क्या तुम्हारा रिहर्सल खत्म हो गया। अब आरिमा उन्हें बताती है कि आबिको सेंसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच स्क्रिप्ट को लेकर एक प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से अब वह लोग दोबारा से एक नई स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। तब तक उन लोगों को यहाँ पर छुट्टी दे दी गई है। अब यह सुनते ही रूबी बोलती है, तो आखिर एक्वा कहाँ है, क्या वह तुम्हारे साथ वापस घर नहीं लौटा। यह सुनते ही आरिमा जेलस फील करते हुए उसे बताती है कि एक्वा आकने के साथ एक डेट पर गया है। अब हमें दिखाया जाता है कि आकने एक्वा को लेकर एक थिएटर शो दिखाने के लिए आई हुई होती है और अब वह दोनों एक साथ एक जगह पर बैठकर एक परफॉर्मेंस देखते हैं। अब उस परफॉर्मेंस को देखकर एक्वा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि थिएटर में काम करने वाले लोगों की एक्टिंग सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और अब परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद आकने और एक्वा एक जगह पर खड़े होकर कुछ खाते हुए वहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं। तभी आकने बोलती है, तो मुझे बताओ आखिर यहाँ का परफॉर्मेंस तुम्हें कैसा लगा। अब एक्वा बोलता है, आज तक मैंने जितनी भी मूवीज़ देखी है यह थिएटर परफॉर्मेंस उनसे 50 गुना ज़्यादा बेहतर था। यह ही आकने वहां पर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी एक्वा बोलता है, आज तक मैं थिएटर परफॉर्मेंस को बेकार समझे करता था, पर आज उन सभी लोगों की एक्टिंग और स्क्रीन प्ले देखकर मैं हैरान हो गया। वहीं पर यह सब कुछ सुनकर आकने काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी एक्वा बोलता है, आखिर तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो। अब आकने बोलती है, उनके लाला लाई कंपनी का यह थिएटर जापान का सबसे ज्यादा फेमस थिएटर है, और तो और थिएटर्स में काम करने वाले आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा मेहनती और एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि अगर मूवीज़ और ड्रामाज में एक्टिंग के दौरान कुछ गलती हो जाती है तो उसे रीटेक लेकर सही किया जा सकता है, पर अगर थिएटर शो में तुमसे कोई गलती हो गई तो तुम बीच में उसे सुधार नहीं सकते हो। एक्वा बोलता है, हाँ मैं यह बात समझ चुका हूँ, थिएटर्स में काम करने वाले लोग सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तभी वहाँ से राइडा गुजर रहा होता है और अब वह एक्वा और आकने को एक साथ देखकर उनसे बात करने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ता है और अब वह बोलता है, तो तुम दोनों मुझे मिल ही गए। तभी आकने बोलती है, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। राइडा बोलता है, मैं भी इस शो को यहाँ पर देखने के लिए आया था और इस शो में काम करने वाले एक्टर्स ने यहाँ पर सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और उनकी मेहनत और अच्छी एक्टिंग की ही वजह से यहाँ पर इस शो को देखने आए सभी लोग इतने ज़्यादा खुश हैं और इन सभी लोगों के चेहरे पर एक स्माइल देखकर मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी एक्वा बोलता है, तो प्रोड्यूसर क्या यहाँ पर स्क्रिप्ट का मसला खत्म हुआ, अब तक यहाँ पर स्क्रिप्ट बनकर तैयार हुआ है या फिर नहीं। तभी राइडा बोलता है, आबिको सेंसे सच में बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, वह चाहती है कि हम उनके द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट के ऊपर काम करें और हम गोवा को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दें। पर गोवा एक मेहनती इंसान है और उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके यह स्क्रिप्ट लिखी है। तभी एक्वा बोलता है, मैं मानता हूँ कि आबिको सेंसे एक जीनियस है और उन्होंने काफ़ी कमाल की मांगास बनाई है, पर यह बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा, तो वह स्टेज परफॉर्मेंस और एक्टिंग के हिसाब से एक परफेक्ट स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर सकती है। यह करने के लिए उन्हें मिस्टर गोवा की जरूरत जरूर पड़ेगी। हाँ मैं मानता हूँ कि मिस्टर गोवा ने टोक्यो ब्लेड की स्क्रिप्ट लिखने में कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी की और उसकी कहानी को पूरी तरीके से बदल दिया, पर अभी अभी हम जिस शो को देख कर आए हैं उस शो के स्क्रिप्ट को भी मिस्टर गोवा ने ही लिखा है।
और यह स्क्रिप्ट सच में कमाल का है। इसके डायलॉग्स और सिचुएशन की टाइमिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि मैं इस शो का फैन हो गया। भले ही इस शो की कहानी कुछ ज्यादा खास नहीं थी, पर इसके बावजूद मुझे यह शो पसंद आया। और मेरे ख्याल से मिस आबी को इस तरह की स्क्रिप्ट कभी नहीं लिख पाएंगी, तो उन्हें यह बात समझनी होगी बिना किसी प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर के वह एक अच्छा स्क्रिप्ट नहीं लिख सकती है। राइडा बोलता है, एक्वा, मैं जानता हूँ कि गोवा सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है और वह अपने सभी स्क्रिप्ट्स को बनाने में सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करता है। इसीलिए मुझे यहाँ पर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं उसे अपने इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकालना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। काश मैं यहाँ पर गोवा के लिए कुछ कर पाता। अब हमें दिखाया जाता है कि एक्वा और आकने उस जगह से आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पर आकने को गोवा के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि गोवा ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद टोक्यो ब्लेड की स्टोरी लिखी होती है और अब इस तरह उसे इस प्रोजेक्ट से निकाला जा रहा होता है। वहीं वह बोल रही होती है, वह मानती है कि मिस्टर गोवा ने यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखने में कई सारी गलतियाँ की, पर उन्हें इस वजह से प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर आबिको सेंसे और गोवा एक साथ बैठकर आराम से इस बारे में बात करें तो वह दोनों एक साथ मिलकर काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। यह सुनते ही एक्वा बोलता है, इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। जहाँ तक मैं आबिको सेंसे को जानता हूँ, उनकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और उन्होंने यहाँ पर मिस्टर गोवा को एक यूजलेस पर्सन मान लिया है जो उसके द्वारा लिखी गई मांगा को खराब करना चाहता है। इसीलिए वह गोवा को अपने प्रोजेक्ट से बाहर निकलवा देना चाहती है, पर यह सब कुछ ठीक करने का उसके पास एक आइडिया है। यह बोलते हुए वह योरियोको के पास कॉल करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन एक्वा, आकने, आरिमा और आयु एक साथ योरिको से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। अब वहाँ पर योरिको सभी लोगों को वेलकम करती है। वहीं पर उसका एडिटिंग रूम देखकर आकने काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी आयु आगे आते हुए बोलता है, मैंने एक और बार पहले इसे देखा है, पर योरिको उसे इग्नोर कर देती है। तभी आरिमा आगे आते हुए बोलती है, स्वीट टुडे ड्रामा में काम करने के दौरान वह कई बार इस एडिटिंग रूम में आई है। अब वहाँ पर आकने योरिको से पूछने लगती है कि आखिर वह यहाँ पर मांगा को किस तरह बनाती है। यह सुनते ही योरिको उसे मांगा बनाने का तरीका बताने लगती है। तभी आयु बीच में आते हुए बोलता है, मांगा आर्टिस्ट सच में कमाल के होते हैं। एक साथ ड्रॉ करना, कहानी सोचना और कहानी के डायलॉग्स लिखना, यह काम कोई जीनियस ही कर सकता है। पर योरिको दोबारा से उसे इग्नोर कर देती है। अब यह देखते ही आयु एक्वा के पास जाकर रोने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, आखिर सेंसे मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। एक्वा बोलता है, मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में पहले ही पता है। तुमने यहाँ पर योरिको सेंसे के ड्रामा के साथ क्या किया था, तो तुम यह पनिशमेंट डिजर्व करते हो। यह सुनते ही आयु वहाँ पर और भी जोर जोर से रोने लगता है। अब वह सभी लोग वहाँ पर एक साथ बैठकर स्नैक्स खाते हुए आपस में बात करने लगते हैं। तभी आकने एक्वा से पूछती है कि आखिर योरिको सेंसे अकेले इस जगह पर क्यों रहती है। अब आकने एक्वा को बताता है कि मांगा आर्टिस्ट के कंधों के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम और जिम्मेदारियां होती है, जिस वजह से वह बिना सोए कई कई दिनों तक काम करते रहते हैं। इन सभी चीजों की वजह से वह अपने सभी लव वंस और दोस्तों से भी अलग हो जाते हैं और इंट्रोवर्ट्स की तरह अपनी लाइफ जीने लगते हैं। तो यह यहाँ पर आम बात है, पर योरिको सेंसे यहाँ पर काफी ज्यादा अलग है। वह अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ का भी काफी अच्छे से ख्याल रखती है और यहाँ पर बस योरिको सेंसे ही है जो आबिको सेंसे को समझा सकती है। इसीलिए मैं यहाँ पर इनसे इस बारे में बात करने के लिए आया हूँ। अब वहाँ पर एक्वा की बात सुनकर आकने योरिको से बोलती है, सेंसे आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए यहाँ पर टाइम निकाला, यह देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। तभी योरिको बोलती है, वह यहाँ पर बिजी नहीं थी, वह फ्री थी, इसीलिए उन्होंने उन सभी लोगों को अपने घर में आने दिया। और तो और वह मंथली मांगा आर्टिस्ट है, वह एक महीने में अपने मांगा का एक चैप्टर सबमिट करती है, जिस वजह से उसके कंधों के ऊपर ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है। तभी एक्वा बोलता है, तो क्या आबिको सेंसे भी यहाँ पर आ रही है। अब योरिको बोलती है, नहीं, शायद से वह नहीं आ पाएगी क्योंकि वह एक वीकली मांगा आर्टिस्ट है, उसे हर हफ्ते एक चैप्टर सबमिट करना होता है, जिस वजह से उसके कंधों पर बहुत ही ज़्यादा भार है और वह दिन रात काम करती रहती है। और उसे यहाँ पर वीकली मांगा आर्टिस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वह सभी लोग 24 घंटे टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने डेडलाइन की बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है और हर हफ्ते उन्हें एक चैप्टर सबमिट करना होता है, जिस वजह से सभी वीकली मांगा आर्टिस्ट की हालत खराब रहती है। तभी आकने बोलती है, तो क्या आप और आबिको सेंसे काफ़ी पुराने दोस्त हो। अब योरिको उन सभी को बताती है कि जिस दौरान वह अपनी स्वीट टुडे मांगा को लिख रही थी, उसी दौरान वह आबिको से मिली थी और उसने आबिको को अपने असिस्टेंट का जॉब दिया था।
आबिको बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। वह अपने फ्री टाइम में भी अपना काम किया करती थी। साथ ही साथ वह बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी थी और मेरे अंडर काम करने के दौरान ही उसने टोक्यो ब्लेड मांगा को लिखना स्टार्ट किया था। और जैसे ही यहाँ पर उसकी मांगा पब्लिश हुई, वह रातों ही रात स्टार बन गई। उसने कुछ ही महीनों के अंदर मुझे भी क्रॉस कर लिया और वह यहाँ पर अब मुझसे भी ज़्यादा फेमस बन चुकी है। यह देखकर मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी जेलसी हुई थी, पर मैं आबिको के लिए यहाँ पर खुश हूँ। वैसे क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर मांगा आर्टिस्ट के लिए दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं? एक्वा बोलता है हाँ। फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि आपकी मांगा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिके, जिससे आप फेमस हो सको। और अब वहाँ पर बैठे सभी लोग दूसरा पॉइंट गैस करने लगते हैं, पर वहाँ पर किसी का भी पॉइंट सही नहीं होता है। और अब आबिको उन्हें बताती है कि दूसरा पॉइंट यह है कि अगर तुम्हारी कोई मांगा फेमस हो जाती है तो तुम्हें उस मांगा को और भी ज़्यादा क्रिएटिव स्टोरी के साथ लंबा खींचना है, क्योंकि जब तक यहाँ पर तुम्हारी लिखी फेमस मांगा बिकती रहेगी, तुम्हारे पास पैसे और स्पॉन्सर्स आते रहेंगे। पर इससे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा तुम्हारी मांगा की मांग होती है, लोग उतनी ही जल्दी अगले चैप्टर की डिमांड करते हैं। इसीलिए प्रोडक्शन कंपनी के लोग तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं, जिससे तुम जल्द से जल्द अगला चैप्टर उनके पास भेजो। और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ यह प्रेशर बढ़ता ही चला जाता है, जिससे आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और एरोगेंट हो जाता है। और अब योरिको को याद आता है कि जिस दिन आबिको स्क्रिप्ट को बदलने की बात करके वापस अपने घर लौट रही थी, तब वह भी आबिको के साथ ही थी। और उसने रास्ते में आबिको को समझाने की कोशिश की, तभी आबिको उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है यहाँ पर योरिको को उसके बारे में ना सोचते हुए अपने बारे में सोचना चाहिए। और अगर स्वीट टुडे ड्रामा के बनने के दौरान योरिको ने उस पर ध्यान दिया होता और स्क्रिप्ट को अच्छे से चेक किया होता, तो उसका स्वीट टुडे ड्रामा फ्लॉप नहीं होता। और योरिको ने यहाँ पर जो गलती की है वह उस गलती को नहीं दोहराएगी। और अब प्रेजेंट टाइम में योरिको को याद आता है कि पहले आबिको कितनी ज़्यादा खुश हुआ करती थी, पर जैसे जैसे उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ता चला गया, वह फ्रस्ट्रेट होती चली गई। और अब वह पूरी तरीके से एक इंट्रोवर्ट बन चुकी है, जिसे लोगों के साथ ज़्यादा कुछ बात करना पसंद नहीं। साथ ही साथ वह हमेशा अब गुस्से में भी रहती है। अब वहाँ पर काफ़ी देर तक इस बारे में बात करने के बाद एक्वा बोलता है मैं समझ गया, आप दोनों एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और आप दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। पर आबिको सेंसे आज इस जगह पर नहीं आ पाई, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर से आबिको सेंसे को यह गिफ्ट कर दो। यह बोलते हुए एक्वा योरिको को एक लिफाफा देता है, जिसके बाद सभी लोग अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि योरिको आबिको को वह लिफाफा देने के लिए आई हुई होती है और वह उसे कमरे से बाहर बुलाती है। तभी आबिको बोलती है उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है, तो योरिको कमरे में आ सकती है। अब योरिको उसके कमरे में जाती है तो वह देखती है कि आबिको अपने स्टूडियो में बैठी मांगा ड्रॉ कर रही होती है। अब योरिको को देखते ही आबिको बोलती है सेंसे आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी मैं यहाँ पर थोड़ा बिजी हूँ, तो जल्दी बताओ कि आपको यहाँ पर मुझसे क्या काम है। तभी योरिको बोलती है क्या अब तक तुम्हारा यह चैप्टर बनकर यहाँ पर तैयार नहीं हुआ है? पर कल तो तुम्हारी डेडलाइन है। आबिको बोलती है हाँ आप बिल्कुल सही बोल रही हो, इस हफ्ते वह काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। साथ ही साथ उसे एक स्क्रिप्ट भी लिखना था, जिस वजह से वह अपने मांगा के चैप्टर को ड्रॉ नहीं कर पाई। और तो और इस मांगा को बनाने के बाद सुबह तक ही उसे यहाँ पर सभी बैकग्राउंड को भी पेंट करना है। यह सुनते ही योरिको बोलती है तो आखिर तुम्हारी मदद करने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई असिस्टेंट नहीं है? आबिको बोलती है उसने एक असिस्टेंट को रखा था, पर वह किसी भी काम का नहीं था, क्योंकि वह ठीक से बैकग्राउंड ड्रॉ नहीं कर पाता था, इसीलिए उसने उसे फायर कर दिया। योरिको बोलती है तो फिर तुम कब से यहाँ पर अकेले ही मांगा ड्रॉ कर रही हो? आबिको बोलती है शायद से 1 महीने या फिर 3-4 महीने हो गए, उसे कुछ ठीक से याद नहीं। योरिको बोलती है तो तुम 3-4 महीनों से अकेले ही यहाँ पर मांगा ड्रॉ कर रही हो, तो आखिर तुम्हारी नींद का क्या? आबिको बोलती है वह दिन में 2 से 3 घंटे सो रही है, जिसमें ही उसकी नींद पूरी हो जाती है। पर स्क्रिप्ट राइटिंग की वजह से यहाँ पर वह थोड़ी बिजी हो गई, इसीलिए वह इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाई। और कल शायद से लेट होने की वजह से उसे प्रोडक्शन हाउस के लोग पेनल्टी लगाएंगे। अब यह सुनते ही योरिको बोलती है अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो तुम जल्द ही बीमार पड़ जाओगी, तो तुम्हें यहाँ पर अपनी मदद के लिए कुछ हेल्पर्स रखने चाहिए। आबिको बोलती है उसने कई असिस्टेंट को रखने का ट्राई किया, पर उन सभी को यहाँ पर ठीक से ड्रॉ करना तो क्या, बैकग्राउंड पेंट करना भी नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने सभी को जॉब से बाहर निकाल दिया। योरिको बोलती है तुम्हें अपने असिस्टेंट और साथियों को यहाँ पर काम धीरे धीरे सिखाना होगा, जिसके बाद ही वह ठीक से तुम्हारी मदद कर पाएंगे। आबिको बोलती है मेरे पास उन्हें सिखाने का टाइम नहीं। अब यह सुनते ही योरिको वहां पर बैठकर उन सभी मांगा पेजेस के बैकग्राउंड को पेंट करने लगती है।
वहीं पर आबिको के द्वारा बनाए गए कैरेक्टर्स काफी ज्यादा डिटेल में होते हैं, जिस वजह से बैकग्राउंड को पेंट करने में योरिको को भी वहां पर प्रॉब्लम आ रही होती है। और अब वह बोलती है, तुम इतनी ज्यादा डिटेल में काम करती हो, इसके बावजूद तुम एक वीकली मांगा आर्टिस्ट हो, तुम्हें मंथली में शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर तुम्हें अपनी मदद करने के लिए लोगों को यहाँ पर रखना चाहिए। आबिको बोलती है उसके पास काम करने आए सभी असिस्टेंट यूजलेस थे और तो और पता नहीं क्यों वह काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिस वजह से उसके पास कोई काम करना भी नहीं चाहता है। योरिको बोलती है अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो तुम्हें जल्द ही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, जिसके बाद तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगी। अब यह सुनते ही आबिको गुस्से में बोलती है, सेंसे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। आबिको बोलती है मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने यहाँ पर एक तरह से खुद को हॉस्टेज बना रखा है, हर समय तुम एक कमरे में बंद रहती हो और यहाँ पर अपना काम जल्द से जल्द फिनिश करने की कोशिश करती रहती हो। तुम्हारा यहाँ पर कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं, तो तुम्हें इन सभी चीजों को सुधारना होगा। तुम्हें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना सीखना होगा। अब यह सुनते ही आबिको गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, सेंसे आप मुझे यहाँ पर ज्ञान दे रही हो, कहीं आप भूल तो नहीं गई कि मेरे द्वारा लिखी गई मांगा की यहाँ पर 50 मिलियन कॉपीज बिकी है, तो मैं आपके लेवल से बहुत ही ज्यादा आगे हूँ। अब यह सुनते ही योरिको बोलती है, तो फाइनली तुमने यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर दिया, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा लिखी गई स्वीट टुडे मांगा को तुम्हारे टोक्यो ब्लेड से ज्यादा पसंद किया जाता है। अब यह सुनते ही आबिको को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब आबिको और योरिको दोनों ही वहाँ पर बहस करने लगती है। वहीं पर वह दोनों ही बहस करते हुए अपने मांगा ड्राइंग और बैकग्राउंड पेंटिंग का काम कर रही होती है। और अब सुबह तक वह दोनों एक साथ मिलकर आपस में बहस करते हुए उस चैप्टर को पूरी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर देती है और अब आबिको उसे प्रोडक्शन हाउस में भी भेज देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि आबिको और योरिको काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और वह जमीन पर लेटे हुए होते हैं। वहीं पर आबिको बोल रही होती है उसे नहीं लग रहा था कि वह डेडलाइन से पहले अपने काम को खत्म कर पाएगी, पर योरिको की वजह से उसने डेडलाइन से पहले ही अपना काम खत्म कर लिया और अब वह आज यहाँ पर आराम से सो सकती है। तभी योरिको उठकर बैठते हुए बोलती है, आबिको मैंने तुमसे पहले जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। तभी आबिको बोलती है, सेंसे आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज पहले आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ कहा। और अब वह रोते हुए बोलती है, योरिको सेंसे आखिर आपने इन सभी चीजों के साथ डील कैसे किया? आपके द्वारा लिखी गई स्वीट टुडे मांगा मेरी फेवरेट हुआ करती थी, पर जब उसका लाइव अडेप्टेशन हुआ तो डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने उसे बदतर बना दिया। उन्होंने पूरे स्टोरी को खराब कर दिया, जिस बात को लेकर वह काफी ज्यादा गुस्सा थी। और अब योरिको को याद आता है कि आबिको उसकी स्वीट टुडे मांगा की सबसे बड़ी फैन है और जब उसके स्वीट टुडे मांगा का लाइव अडेप्टेशन फ्लॉप हो गया, यह देखकर आबिको को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था और वह उस ड्रामा के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बाकी सभी एक्टर्स के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा थी और उसके मांगा के साथ ऐसा यहाँ पर ना हो इसीलिए वह यह सब कुछ कर रही है। अब यह देखते ही योरिको आबिको के साथ वहाँ पर बात करते हुए उसे शांत करती है और बोलती है, मैंने क्रू मेंबर्स के साथ बात न करके वहाँ पर काफी बड़ी गलती की थी, पर तुम यह गलती मत करना। और अब वह उसे वहाँ पर समझाने के बाद वापस से अपने घर की ओर जाने लगती है। और अब योरिको के जाने के बाद आबिको अपने लैपटॉप में स्वीट टुडे ड्रामा को देखने लगती है, जिसके सभी एपिसोड बेकार होते हैं। पर लास्ट के एपिसोड को देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि लास्ट के एपिसोड में आरिमा की ही एक्टिंग ने पूरे के पूरे शो को संभाल रखा होता है और यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि आबिको अपने हाथ में वह लिफाफा लिए एक थिएटर के सामने खड़ी होती है और यह वही लिफाफा होता है जो एक्वा ने योरिको को आबिको को देने के लिए दिया था। और उस लिफाफा के अंदर उसी ड्रामा का एक टिकट होता है जो आकने ने एक्वा को दिखाया था। और अब आबिको उस टिकट के साथ थिएटर परफॉर्मेंस देखने के लिए आगे बढ़ती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।